नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सेशन 24/7 देख रहे हैं आप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में गुरुवार को सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। इस मामले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और राहुल गांधी के बयान को ओबीसी समाज का अपमान बताया। जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तथ्यों से परे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल ने राफेल के नाम पर देश को भ्रमित करने की कोशिश की, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और राहुल गांधी को मनगढ़ंत आरोप के लिए बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। एक अन्य ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा, फिर चौकीदार चोर का जो शोर मचाया, जिस पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों तक ने ऐतराज जताया। इस नारे पर जनता जनार्दन की अदालत ने 2019 चुनाव में राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, बुरी हार का सामना करना पड़ा। जेपी नड्डा ने लिखा कि राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है, उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि कल सूरत कोर्ट ने राहुल को ओबीसी समाज के प्रति उनके आपत्तिजनक बयान के लिए सजा सुनाई है, परंतु राहुल व कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने अहंकार के चलते लगातार अपने बयान पर अड़े व निरंतर ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। पूरा ओबीसी समाज प्रजातांत्रिक ढंग से राहुल से इस अपमान का बदला लेगा। मोदी सर ने मामले पर जेपी नड्डा ने ट्वीट किया। आपको इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो लोकसभा सचिवालय ने वो रद्द कर दी है। तो अब राहुल गांधी की जो सांसदी है वो अब खत्म हो चुकी है। अब पूर्व सांसद हो गए राहुल गांधी। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया है। इसको लेकर तमाम हंगामे कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं। प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुलाकर के निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सत्ता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका। तो अब तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अमित पांडे कांग्रेस के नेता हैं, आमिर खान जुड़ चुके हैं सपा नेता। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले अमित पांडे आपका रुख कर लेते हैं। अमित पांडे जी, राहुल गांधी की अब सदस्यता भी खत्म कर दी गई है और लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता खत्म की है। सबसे बड़ा सवाल यह है सर कि अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या प्रदर्शन करेंगी कांग्रेस सिर्फ? देखिए, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है सदैव कुर्बानी का और बलिदान का इतिहास रहा है। इस सब को आप सब लोग भी जानते हैं और ये पूरा देश जानता है। और सदस्यता समाप्त कर दी गई है, ये तो हम लोगों को पहले से ही पता था कि ये लोग सदन के अंदर हमारे नेता की जो आवाज है, जो गरीब की आवाज है, मजदूर की आवाज है, दलित की आवाज है, शोषित की आवाज है, पीड़ित की आवाज है, बेरोजगारी की आवाज है, उस आवाज को दबाने के लिए जो षड्यंत्र मोदी सरकार पिछले 8 साल से कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ कर रहे थे, वो षड्यंत्र आज ये कहीं न कहीं कामयाब हो पाए हैं। और जितनी जल्दी इनको सदस्यता के समाप्त करने की थी, मुझे लगता है इतनी ही जल्दी अगर ये जेपीसी के गठन में दिखाते, उतनी ही जल्दी इस देश के लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने में दिखाते, उतनी ही जल्दी इस देश में किसानों की आय को दोगुना करने में दिखाते, इतनी ही जल्दी अगर ये इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ा है वो समरसता को फैलाने में दिखाते,
तो मुझे लगता है कि इनके इन कृत्यों को अप्रिसिएट करने की आवश्यकता होती है हम लोगों को। लेकिन चूंकि इनकी अपनी जो आदत है, ये फांसीवादी संगठन आरएसएस के लोग हैं, और आरएसएस के लोगों ने सन 1931-32 में जब 25 में इनका गठन हुआ, तो जब हम लोग इनके इतिहास पर बड़ी गहराई से नजर डालते हैं तो ये लोगों का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम है। अभी आपने जेपी नड्डा साहब के ट्वीट के बारे में भी बताया, तो नड्डा साहब चूंकि अपनी उनकी खुद की तो कुछ है नहीं, उनके यहाँ ट्वीट भी 2 रुपये में लिखे जाते हैं, ट्रोल कंपनी लिखती है उनकी, अमित मालवीय जैसे लोग ट्वीट लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि उस विषय में भी कहीं कोई ओबीसी का कोई मामला नहीं है, केवल और केवल इनका ध्यान भटकाना जो लक्ष्य है कि अब इस मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई उसमें अडानी के खिलाफ पूरा का पूरा मामला आ रहा है, मोदी से उनकी मित्रता है, ये सारा का सारा भारत पूरा विश्व जान चुका है। इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये काम इन लोगों ने किया है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी ठीक है, एक मिनट अमित पांडे जी रोकना चाहेंगे। अश्वनी शाही भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी, स्वागत है चैनल में आपका। अमित पांडे जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं कह रहा था कि जहां तक अब हमारी पार्टी का क्या रुख रहेगा, इसमें पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश व्याप्त है कि हमारे जो मुद्दे थे, जो इस देश के लोगों के मुद्दे थे, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारा कूट रचना की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी। सदन में हमारी आवाज को खामोश करने का जो काम किया गया है, वो आवाज अब सड़कों से उठाने का काम राहुल गांधी जी हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे। और सदन में लड़ाई लड़ने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करेंगे, प्रमोद तिवारी जी करेंगे। हमारे पास सदन में भी मजबूत पक्ष है, पक्ष रखने के लिए मजबूत लोग हैं। अश्वनी शाही जी, अब पूरी लड़ाई ओबीसी पर भी आ गई है। जेपी नड्डा ने एक ट्वीट कर बताया कि किस तरह से ओबीसी समाज को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने, और अब राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई है। कांग्रेस ने आरोप लगा रही है कि सब एक रचा गया षड्यंत्र है, जो पहले से रच लिया गया था, उसको अमली जामा पहनाया गया। देखिए, कांग्रेस के अभी हमारे मित्र प्रवक्ता जो भी बोल रहे थे, मैं उन अमित जी को सुन रहा था। और अभी भी क्या है, देखिए, ये लड़ाई अहंकार की है। गांधी परिवार अभी भी ये सोचता है कि मैं बहुत बड़े परिवार का हूँ, गांधी परिवार मतलब सब कुछ, देश के राजा, और हम कुछ किसी के सामने न कोर्ट है मेरे सामने, न न्यायालय है, न हमारे सामने सदन है, न कोई संविधान है, कुछ नहीं है। कल की घटना जो कोर्ट में हुई थी, वकील जो इनके थे उन्होंने कहा था कि माफी मांग लीजिए, चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगी। और माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने जो फैसला लिखा है उसमें स्पष्ट रूप से है कि ये, इनके वकील ने कहा ये पहली बार है, तो उन्होंने स्पष्ट, दूसरे वकील ने कहा कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड झूठे हैं। ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया हुआ है कि भाई आपने अगर यहाँ पर जो है किसी के खिलाफ मानहानि किया है तो आप नाक रगड़ कर माफी मांगिए। तो एक बार ये माफी मांग चुके हैं। तीसरी बात, आरएसएस के खिलाफ भी बोला था इन्होंने, और आरएसएस का भी एक मुकदमा इनके खिलाफ मानहानि का चल रहा है। तो इनको रोज वही करने की बात है। माननीय सुशील मोदी जी ने मुकदमा कर रखा है, और तो ये बात कांग्रेस के लोग आज भी कर रहे हैं। उसकी एक घटना से आप जोड़िए इसको। कुछ दिन पहले माननीय शरद पवार जी का बयान आया था कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि जागीरदारों की, कि जिसके नीचे कुछ नहीं, न रियाया है, न जमीन है, न घोड़ा है, न हाथी है, लेकिन अभी भी अपने आप को रियाया समझते रहते हैं कि राजा हम हैं। वो लोग प्रजा का तांत्रिक व्यवस्थाओं में भी राजतंत्र खोजते हैं। ये उन्होंने कहा था। ये बात आज वही साबित हुई है कि अगर ये माफी मांग लिए होते, और इनके पद अभी अमित जी जो बोल रहे थे, उनकी बातों में भी दम्भ और अहंकार की एक बू आ रही थी। और भाजपा से क्या मतलब है, न्यायपालिका से ऊपर हो गए हैं। कल से तो जश्न मना रहे हैं लोग उनके सजा का। यानी कि अगर हम जश्न कहेंगे तो अभी बुरा लगेगा, कहेंगे नहीं हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो किसके खिलाफ कर रहे थे भाई? न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये हिंदुस्तान के संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान है या नहीं है? या लोकतंत्र की हत्या होती है या नहीं होती है? ये पूछने वाला सवाल है। लेकिन नहीं, कांग्रेस अभी भी उसी रास्ते में। और इन्होंने जो 2 रुपए ली और 3 रुपए ली की बात की, अभी देखिएगा इनके बदजुबान जो लोग हैं, प्रवक्ता लोग, इससे सीख नहीं लेंगे। एक महिला है, आलोक जी हैं, कौन पवन खेड़ा तो है ही है, ये सब लोग हैं, अभी आएंगे और प्रकट होकर क्या क्या नहीं कहेंगे। उस दिन पवन खेड़ा वाले
पवन खेड़ा जी का जो हुआ था, मुझे बस 30 सेकंड का समय दे दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक पवन है। खेड़ा जी का जो हुआ था, एयरपोर्ट पर किस तरीके से मोदी जी के खिलाफ नारे लग रहे थे। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में रंधावा जी ने किस हिसाब से मोदी जी को खत्म करने की बात की। तो कांग्रेस अभी भी नहीं संभली है। मैं तो कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश के सभी नेताओं से, माननीय राजनाथ जी ने कहा है उस पर अमल करिए कि साफ शब्द का घाव बहुत गहरा होता है शस्त्र के घावों से। तो शब्दों को संभाल कर, तोलकर, मोलकर पूरे देश के राजनेता बोले, वो ज्यादा बढ़िया है। 2 घटनाएं हुई, अब्दुल्ला आजम और आजम खां की, और एक घटना आज इनकी हुई है। ये इससे सबक लेने की बात है और हमारे जैसे नेताओं को और हमसे बड़े और छोटे नेताओं को संतुलित होकर बोलने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आमिर खान जी। सब सवाल ये है आमिर भाई कि आज देखिए एक राहुल गांधी के लिए पूरी कांग्रेस सड़क पर है, मतलब दौड़ लगा रही है, सड़क से सदन तक दौड़ लगा रही है। ना जाने कितने प्रदर्शन हो रहे हैं, ना जाने कितने नारेबाजी हो रही है जिले में, प्रदेशों में। सवाल ये है कि अभी आपके यहाँ माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव ने भी बोला कि उनकी आजम खान का नाम लिया, अब्दुल्ला आजम का नाम लिया कि किस तरह से उनकी सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन इतना हो हल्ला सपा नहीं मचाई। जब आजम खान की सदस्यता रद्द हुई और अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई तो इतना हो हल्ला नहीं मचाया गया, बल्कि एक तो बड़े नेता थे आपके यहाँ। लेकिन राहुल गांधी पर इतना हो हल्ला हो रहा है और यही कांग्रेस आप लोग को अब आप लोगों को साथ आने को कह रही है और आप लोग साथ भी खड़े हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आजम खान से बड़े नेता आप मानते हैं राहुल गांधी को, इसलिए आज उनके साथ खड़े हैं, और आजम खान को उतना बड़ा नेता आप लोग नहीं मानते, इसलिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया था। आजम खान जी की बात कर रहे हैं तो आजम खान जी के ऊपर लगे मुकदमे के बारे में बखूबी मीडिया से लेके एक बच्चा तक जानता है, रामपुर का हर निवासी भी जानता है कि उन्होंने किसी के गले में से 16,700 रुपए जाकर के चुराए होंगे। अब इस तरह के अगर मुकदमे हैं तो उन मुकदमों को सरकार के द्वारा जानबूझ के थोपा गया है, तो उसके लिए कुछ कहना बेकार है। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग जानबूझ के उस पर हावी हो रहे हैं। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ कांग्रेस पर, राहुल जी के ऊपर। राहुल जी के ऊपर जिस तरह की बात है कि उन्होंने मोदी शब्द को अपमानित कर दिया, मोदी शब्द के लिए गलत बोल दिया। क्या आपने, जैसे कि उस बयान के, जिस बयान के 2019 के बयान के ऊपर ये बात है, उस बयान में उन्होंने स्पष्ट 2 नामों को लिया था। उस नाम के बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की, नीरव मोदी और ललित मोदी, उसके बारे में किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, उसके बारे में कोई जोर से नहीं बोल रहा, उसके बारे में बीजेपी में कोई आवाज नहीं उठाई जाती। क्यों भाई, ऐसा क्यों भाई? अगर आप कांग्रेस के राहुल गांधी की बात करें और अगर उनके बयान की बात करें तो उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल इनके नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं, पहले उन्होंने किस मोदी के नाम के लिए मोदी जोड़ा, किसके नाम के साथ मोदी का उच्चारण किया, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। हाँ, न्यायालय ने ये बात, अगर इस बात पे सजा का प्रावधान किया है तो मैं न्यायालय के किसी भी आदेश का मतलब उसका सम्मान करूंगा। लेकिन फिर भी एक बात मेरे मन में है कि अगर इसकी जगह एक बार उस बयानों को, उस बात को दोबारा से सोचा जाए तो ये न्याय हित में होगा और न्याय उचित होगा। मुझे यहाँ पर सवाल ये है ना आमिर भाई, माफी मांगने की बात थी यहाँ पर कि माफी मांग लेते, खत्म हो जाता। माफी नीरव मोदी से और ललित मोदी से माफी मांगनी नहीं, नीरव मोदी और ललित मोदी से कौन कह रहा माफी मांगने के लिए? नीरव मोदी और ललित मोदी से किसने कहा माफी मांगने के लिए? उन्होंने कहा कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं तो साफ सी बात है, माफी मांग लीजिए, केस ही खत्म कीजिए। देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए कोई एक लाइन मुझे क्लियर बोली भी बताइएगा, क्लियर बोली भी कोई एक लाइन ऐसी नहीं है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई अपमानित शब्द या अपमानित लाइन बोली गई हो। मैं आपको फिर याद दिला दूं, उस जो भी वो बयान है, वो बयान मैंने कई बार कांग्रेस के यहाँ लोग कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और क्या बयान सुना दें। और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वो जब तक जिंदा है तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे कांग्रेस के लोग बयान देते हैं। क्या मतलब मानते हैं मनीष भाई? मोदी का क्या मतलब होता है? मोदी किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है ना, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं तो आप किसी को भी कह देंगे तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? ऐसे अब यहाँ पर खेल नहीं होगा ना, यहाँ खेल नहीं ना चलेगा। आप देखिए, सीधी सी बात है आमिर भाई, ये बात जनता भी अखिलेश यादव, सुनिए मेरी बात को, अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, मैं अखिलेश यादव इसलिए करूँ क्योंकि आपकी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, इसलिए मैं अखिलेश यादव को ले रहा हूँ। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं तो अगर अखिलेश यादव का सम्मान करना
यहाँ पर बैठे अश्वनी भाई का भी दायित्व बनता है, अमित पांडे का भी दायित्व बनता है, हमारा भी दायित्व तो बनता मनीष है। भाई अगर वो मुख्यमंत्री होते तो हम भी करते हैं, हम कौन सा कहाँ सम्मान हो रहा है सर? भाई कहाँ कैसे बात सम्मान हो करते रहा हैं? कभी मैंने अपने प्रधानमंत्री जी का बिना सीढ़ी और बिना किसी उसके नाम नहीं लिया, जैसे आज किसी बड़े तो व्यक्ति मतलब हाँ ठीक है, श्री लगा दो, बाद में चोर बोल दो, ठीक है, क्या बात है? देखिए मनीष भाई, आप बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, मनीष मैं जी, केवल सीधी सीधी बात कर रहा हूं। अश्विनी भाई आ रहे मनीष जी, हैं, अगर इजाजत हो तो मैं ललित ठीक है, मोदी थोड़ा सा और छोटा नीरव सा एक मोदी की जवाब बात दे हो लो। रही ठीक है, थी, ठीक है, ठीक है। उनके लिए उन्होंने ये लाइन बोली ठीक है, थी। ठीक है, ठीक और है। इस बात के लिए ये बात गलत है कि अगर उस लाइन को दूसरी जगह ठीक जोड़ है, करके जवाब भी ले लेते हैं अमित भाई, जवाब भी ले लेते हैं अश्वनी जी से। अश्वनी जी बिल्कुल। जवाब दीजिए। जी। जी देखिए, अभी हमारे सपा के मित्र जो बोल रहे हैं, मैं पूरा वो भाषण ही पढ़ देता हूं, छोटे उसमें है। अप्रैल 19 का है। राहुल गांधी जी ने कहा था, नीरव मोदी जिसने भारत में सबसे बड़ी चोरी की है उसका वही सरनेम है जो हमारे प्रधानमंत्री का है। दिलचस्प यह है कि क्रिकेट जगत के सबसे भ्रष्ट इंसान का नाम भी हमारे प्रधानमंत्री जैसा ही है। तो दरअसल मोदी का मतलब क्या है? मोदी का मतलब होता है भारत के सबसे बड़े क्रोनिक कैपिटलिस्ट और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध। क्या सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है? अब देखिए, अब इसमें एक तरफ तो मोदी वर्ग, मोदी समुदाय जो वैश्य ओबीसी होते हैं उनका अपमान, दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी को उससे जोड़ के किया गया। दो चीजें, कल कोर्ट में यही कहा गया था, आपको जैसा जो अर्थ निकालना हो निकालिए, हम उसकी बात ही कर रहे हैं। कल कोर्ट में कहा गया था, मानहानि में अक्सर यही देखा गया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार अरुण जेटली जी से, मजीठिया जी से, और नितिन गडकरी साहब से, सबसे माफी मांग लिया कोर्ट में जाकर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब इसमें धारा 500 में 2 साल की सजा है और वहां पर कहा जा रहा है कि आप माफी मांग लीजिए, राहुल गांधी जी अहंकार में थे, उन्होंने माफी नहीं मांगा था। आपने कहा ना अभी कि किससे माफी मांग लेते? नीरव मोदी से। नीरव मोदी से माफी नहीं मांगना था, ये एक मोदी समाज से कहते कि भाई मेरे अगर जाने अनजाने में किसी समाज का हुआ हो तो मैं माफी मांगता हूं, केस वहीं खत्म हो जाता, इतनी घटना ना होती, कुछ ना होता। लेकिन उनके सलाहकारों ने आज राहुल गांधी जी की सदस्यता तक समाप्त करा दी और उसके बाद पूरे देश के विरोधी दल आज भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दोष है। जी मनीष जी। ठीक है, अमित पांडे जी, आज देखिए जैसा अश्वनी भाई भी कह रहे हैं कि ये आपके ही जो नेता लोग हैं उन्होंने उन्हें ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि आप एक ऐसे राह पर खड़े हो गए, ना आप इधर झुकना चाह रहे थे ना आप उधर झुकना चाह रहे थे। तो भाई कोर्ट को तो कोई फैसला लेना ही था ना। सवाल तो ये है कि अगर कोर्ट कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में, आप कह रहे हैं एक तरफ कह रहे हैं नहीं जी हमने गलती नहीं की, ठीक है, ये तो बड़े मजबूरी में कोर्ट जाना पड़ गया इनको, वरना ये तो कोर्ट भी ना जाते क्योंकि वो समझते ही नहीं है। अब सवाल तो यहाँ पर यह है कि आप कोर्ट से बढ़कर हो गए हैं। अगर कोर्ट आपको कह रहा है कि आप भाई एक छोटी सी गलती, अगर आपको लग रहा है कि गलती है और एक गलती का माफी मांगने से चीजें खत्म हो जाती हैं, तो फिर चीजें खत्म हो जाती। आज कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक हो हल्ला कर रही है, इसका कोई कुछ होता ही नहीं। वो भी अपने सांसद बने रहते और काम करते, आप भी अपना काम करते और इतना बवाल करने की जरूरत नहीं थी। फिर आके आप जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आखिर आप लोगों के एक गलत निर्णय से सदस्यता चली गई और फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सारा काम कर दिया। भाई बीजेपी, देखिए सीधी सी बात है, कोई भी किसी की भी पार्टी हो और उसके नेता को, उसको लगेगा कि मेरे नेता को गलत कहा गया है तो वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का वो दरवाजा खटखटाएगा, वो अपने साक्ष्य रखेगा मजबूती से, आप भी रखिए। अगर आप रख लेते हैं तो आप जीत गए, वो रख लेते हैं तो वो जीत गए। यहाँ तो हार जीत तो वकील तय कर लिया, वकीलों ने, मतलब आपका वकील ठीक नहीं था। भाई हम मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ ही नहीं रहा है, ना तो साई साहब दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र प्रवक्ता बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ, क्या ललित मोदी ने कोई घोटाला नहीं किया? क्या नीरव मोदी ने कोई घोटाला नहीं किया? क्या मेहुल चौकसी ने कोई घोटाला नहीं किया? क्या अडानी के साथ नरेंद्र मोदी जी के कोई संबंध नहीं है? क्या हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस पर इनका क्या कहना है? जेपीसी की जो हमारी मांग है, जेपीसी का गठन क्यों नहीं हो रहा है? इन मुद्दों पर इनका कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है? इन मुद्दों पर भी तो इनको बोलना चाहिए ना ये। और सांसद का मतलब मैं बता दूं, सांसद का मतलब होता है अपनी जनता के लिए
राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, अपनी जनता के लिए, जनता के कितना जनता के बीच में रहते हैं अमित पांडे जी? आवाज को, अमित भाई आप भी जानते हैं, अभी 4000 किलोमीटर आप अभी आप जानते हैं 4000 किलोमीटर वो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए गए थे क्या? क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात को पूरा होने दीजिए भैया। अमित भाई आप भी जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं अमित भाई, पुराने नेता है, सारी चीज आप जानते हैं। हमें ये बता दीजिए, क्या 4000 किलोमीटर वो जनता के बीच नहीं रहे? 4000 किलोमीटर चले तो क्या उनके साथ जनता नहीं चली, लोग भारत देश के नहीं चले? इन मुद्दों पर इनका कोई जवाब नहीं आएगा। मैं जब कह चुका पहले भी कि बेरोजगारी के मुद्दों पर इनका क्या कहना है। हमको इस पर जवाब चाहिए, इस देश को जवाब चाहिए, सदन को चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी के और मोदी जी के क्या संबंध? वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मानते ही नहीं है, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मानते ही नहीं बीजेपी। वो तो इस देश के लोकतंत्र को नहीं मानते। नहीं, वो तो आप नहीं मानते अमित पांडे जी, वो तो आप नहीं मानते, वो तो आप नहीं मानते अमित भाई। मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो तो इस देश के तिरंगे को नहीं माने। संघ की शाखाओं में तिरंगा फहराना कब शुरू हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये तो देश को नहीं मानते। ये तो हमारे देश के जो आजादी के महानायक थे उनकी मुखरी करने वाले लोग हैं। ये क्या मानेंगे? इन्होंने तो आजादी के महानायकों को नहीं माना है, ये क्या मानेंगे किसी को? इन लोगों को केवल चैनल पर बिठा के लंबी लंबी मीठी मीठी बातें करवा लीजिए और इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में इनको जनता जवाब देगी। और जो नारा 2019 में माननीय राहुल गांधी जी ने लगाया था, वो नारा देश की जनता 2024 के चुनाव पर भी हम आते हैं, पहले आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, देश का बच्चा आज लगा रहा है। ठीक है, आपके सवालों का जवाब भी ले लेते हैं, आपके सवालों का जवाब भी ले लेते हैं। अश्वनी जी जवाब दीजिए। जी देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कह रहे थे कि हमको हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। एक एक पॉइंटेड जवाब दे रहा हूँ। नीरमोदय भगोड़ा है तो है, उस देश से पैसा लेकर भागा है, आप लोगों ने फोन पर लोन दिया और वो भागा है, वो है, मैं मानता हूं कि वो है। बाकी दूसरा जो भी ललित मोदी भागा है वो है, अगर नहीं होता तो हिंदुस्तान में रहता। पहला जवाब। दूसरा जवाब, आप इधर उधर मुद्दे को मत भटकाइए। हिंदुस्तान के संविधान पर आपको भरोसा है नहीं है, ये आपको तय करना होगा। क्योंकि जो बिल माननीय मनमोहन सिंह जी कैबिनेट से पास कराकर लाते हैं और उसी बिल को जो है उठाकर ऐसे फाड़ा जाता है किस तरीके से। बिल की दम पर आज आपने सदस्यता रद्द की है। उसी बिल की दम पर आप जिस बिल की बात कर रहे हैं, उसी बिल की दम पर आपको अधिकार मिला कि आप सदस्यता रद्द करिए। नहीं क्या बता रहे हैं? उसी बिल की दम पर अधिवक्ता है। मैंने बीच में नहीं बोला, अब पेट में दर्द कांग्रेसियों के हो रहा है। उसी बिल की दम पर आज इनको ये अधिकार मिला है कि उनकी सदस्यता रद्द कर रहे हैं। अभी आप बता दीजिएगा संविधान की बात, आप संविधान की बात इनके ज्ञान के चक्षु खोल दीजिएगा अभी आप अश्वनी भाई के। अभी ठीक है अमित पांडे जी, ठीक है, एक तो इनके पास जानकारी का अभाव है। ठीक है अमित भाई, अभी आ रहे हैं आपके पास। ठीक है अश्वनी भाई, आ रहे अमित भाई आते हैं आपके पास। ठीक है मनीष जी, हम लोग अल्प ज्ञानी हैं, लेकिन ये जरूर है कि अगर कैबिनेट का पास किया हुआ बिल माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से लेकर फाड़ के नॉनसेंस कहा जाए, ये किस संविधान का और किस जो है लोकतंत्र की रक्षा हो रही थी, ये मुझे बता। हम लोग अल्प ज्ञानी हैं, हमें इतना बड़ा ज्ञानी अमित जी की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब नए कानून बनते हैं, नया बिल आता है तो अधिकार बहुत मिलता है देश की जनता को। और अगर वो बिल न फाड़े होते, वो न वापस हुआ होता, तो आज जो है 5 साल की सजा पर होता ये मामला, तो नहीं हुआ होता। लेकिन नॉनसेंस बताकर फाड़ने के खामियाजा आज भी भुगत रहे हैं राहुल जी। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एक पॉइंटेड जवाब इनका देना चाहते हैं, लेकिन ये सुनना नहीं चाहते। अब सुन लीजिए। और तीसरी बात, आपने कहा बेरोजगारी महंगाई। देखिए, बेरोजगारी महंगाई पर मनीष जी किसी दिन और चर्चा रख लीजिएगा, और सिर्फ बेरोजगारी महंगाई इस पर रख लीजिएगा। मैं अमित जी को जितना ये सुनना चाहेंगे एक एक डेटा के साथ इनके साथ रहूंगा, लेकिन ये भागेंगे नहीं। 3 साल पहले जब सदन चल रहा था, किसान आंदोलन की बात हो रही थी, राहुल जी ट्रैक्टर चला रहे थे। ओबीसी बिल हम लोगों ने पास किया, वहां पर ट्रैक्टर छोड़कर बिल पास कराने आ गए, समर्थन किया था इन्होंने, पता कीजिए जरा अमित जी को। उसके बाद पेगासस आ गया, पेगासस में 29 फोन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमा कराया, राहुल जी ने क्यों नहीं जमा किया, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं जमा किया। उसके बाद अब राहुल जी का ये जो घटना चक्र चल रहा था कि राहुल जी चले हैं भारत जोड़ो यात्रा में, विदेश में जाकर जो बात होती है
हिंडनबर्ग की बात हम, आपने कहा मनीष जी हम नहीं मानते हैं, हिंडनबर्ग क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है, पहले हम अश्विनी नहीं भाई मानते आते हैं, थे। अश्विनी भाई आप- आते हैं, अश्विनी भाई आ रहे हैं आपके पास, ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो कहीं मत जाइए, सब लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दी है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी साही जी, आप कुछ कह रहे थे सर, अपनी बात पूरी करें जल्दी से। एक लाइन में मुझे अपनी बात खत्म करनी थी जी। कि हिंडनबर्ग को हम पहले भी कहते थे कि उसके खिलाफ तो खुद जांच चल रही है, अगर उसको इतनी जानकारी होती तो अमेरिका के 5 बैंक ना डूबते। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सप्रे के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, कमेटी भी जांच कर रही है और सेबी को भी आदेशित किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप देखिए कि सेबी की धारा 19 का, अमित जी वकील है सुन लेंगे, सेबी की धारा 19 का कहीं वायलेशन तो नहीं हुआ है और ग्राहकों के जो निवेशक हैं उनके हितों की कितनी रक्षा हुई है, ये सेबी को भी आदेश दिया गया। तो हम न्यायपालिका के मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम हिंडनबर्ग को क्या जाने और हम कैसे जेपीसी कैसा, पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर आने दीजिए, उसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये करना है तो हम करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। ठीक है जी। आमिर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बात कही कि नीरव मोदी भगोड़ा है, वोसा मोदी भगोड़ा है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मोदी शब्द की बात करूंगा। मोदी वर्ड ही आज चर्चा का विषय है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो इन्होंने नाम बोला, जो ललित के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो क्या था? मोदी ही थी ना। जो नीरव के साथ नाम जुड़ा हुआ था वो मोदी ही था ना। केवल बात इतनी सी है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि न्यायालय ने गलत किया, न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इस बात को भी कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही, नीरव मोदी, ललित मोदी, आमिर भाई नहीं कही। आमिर भाई जी बताइए, बड़े समझदार आदमी है, ठीक है जी, एक चीज बताइए, जब कोर्ट में आदमी जाएगा, ठीक, कोर्ट में चल रहा है फैसला, उनके भी वकील होंगे और जो भाई दूसरा भी वकील होगा, दोनों वकील होंगे। अब जितने प्यार से आप समझा रहे हैं उतने प्यार से उनके वकील ने भी समझाया होगा, तो कोर्ट ने तो उनकी बात सुनी होगी। लेकिन अगर सजा दी गई है 2 साल की, तो कुछ सोच समझ के ही दी गई होगी कि भाई हाँ आपने तो किया है, कह रहा हूं ना, वही तो आपने किया है। आदेश का सम्मान करता हूं मैं मनीष भाई इस बात को भी तो कह रहा हूं ना कि मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान भी करता हूं, लेकिन सवाल भी उठाऊंगा। नहीं मनीष भाई मेरी बात सुन लीजिए। इस बात का बहुत ही खेद है कि सत्ता में बैठे लोग संविधान में नियमों को अपने अनुसार तोड़-मरोड़ कर लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल न्यायालय के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि गलत है। सिर्फ मैं बहुत छोटे शब्दों में वो बहुत बड़ी बात कही है। शायद ये बात मेरे बड़े भाई जो बीजेपी से बैठे हैं इनकी समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। न्यायालय के द्वारा आदेश दिलवाना, न्यायालय के द्वारा न्यायालय कोई फैसला देता है वो बिल्कुल सम्मानजनक है और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को बीजेपी के भी तो कई विधायकों की सदस्यता गई है ना महाराज, बीजेपी के भी तो कई विधायकों की सदस्यता गई है ना। बड़े भाई मैं बात कर रहा हूँ यहाँ मानहानि भावनाओं को इस जैसी बातों के ऊपर बात कर रहा हूँ और बहुत सदस्यता गई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी सदस्यता नहीं गई। मैंने पहले ही कहा कि मैं इसके संविधान के द्वारा जो न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, जो भी फैसला आया है, मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ। अब अमीर भाई आप लोग खुद नहीं समझ पा रहे क्योंकि अब आपके नेता कूद पड़े हैं समर्थन में। अब आप डिफेंड करना है इधर राहुल गांधी को भी और अखिलेश यादव को भी। अब कैसे डिफेंड करेंगे? मनीष भाई देखिए, मनीष भाई मैं पहले भी आपके साथ बैठा हूँ, मैं तराजू की डंडी सीधी रखना पसंद करता हूँ, मुझे झुकी हुई डंडी पसंद नहीं है। अगर मेरे पार्टी की तरफ से कोई गलत बात होती है तो मैं उसको आपके चैनल के सामने कहने की हिम्मत रखता हूँ कि हाँ ये गलत है। तो वही उम्मीद चाहता हूँ इस लोकतंत्र में, यहाँ के अगर कहीं से कोई गलत प्रतिक्रिया हो रही है तो स्वीकार किया जाए। कहाँ कोई कह रहा है? देखिए साफ सी बात है, मैं फिर से वही शब्द को दोहरा रहा हूँ कि अगर बीजेपी है, अगर बीजेपी को लगता है कि भाई उनके मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री को कोई कुछ कह रहा है, वैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबके होते हैं, लेकिन चूंकि पार्टी की बात है तो उनको कह रहा है, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेते हैं, 4 लोग जाते हैं, FIR करा देते हैं। यहाँ पर आज अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर ऐसे तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, और सही में हैं, जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, दो राय नहीं कि नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ आप लोग कोई कोर्ट में नहीं जा रहा है।
और जाए और दिखाए, मनीष उनकी भी भाई, सदस्यता रद्द करवाइए। मनीष भाई ये चीजें धीरे धीरे करके समझ में आ रही है, और मैं कहूंगा ये चीज बहुत बेहतर समझ में आ रही है। और इस चीज का तो एक उदाहरण अभी आपके सामने ही है। आपके ही जैसे एक मीडिया कर्मी का संभल जिले में एक मंत्री, बीजेपी की गुलाब देवी मंत्री जी से सवाल पूछने में कितना भारी पड़ा, उसे पूरा देश जानता है। ये आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बीजेपी दोहरा चेहरा दिखाती है, एक तरफ वो बात करती है, ये तो अखिलेश यादव भी यही करते हैं आमिर भाई, इस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं। अखिलेश यादव भी तो नाराज हो जाते हैं सर, आप तो सत्ता में नहीं है तब भी नाराज हो जाते हैं। चलिए, इन्हें तो सत्ता का घमंड है, आप लोगों को किस बात का घमंड है? जेल नहीं पहुंचाया होगा मनीष भाई। नहीं देखिए, फेस टू फेस ये बात कह देना कि हाँ ये गलत है, ये गलत बात है, उचित है, गलत नहीं, लेकिन आप वो गुस्सा आ जाते हैं महाराज। वो तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आमिर भाई, वो हम बताएं आपको। आमिर भाई देखिए, ऐसा है, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीकी से मैंने कवर किया है और बहुत नजदीकी से मैंने देखा है। मीडिया को अखिलेश यादव ने बांट दिया था। जिसके बड़े कैमरे होंगे आगे आ जाए, जिसके पास छोटा कैमरा वो पीछे चला जाए, जिसके पास मोबाइल है वो उस कोने बैठेगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई उन्हें तो कोई देखता नहीं है, उनका तो लाइव चल रहा है, 4 लोग देखेंगे, उनके घर वाले। ये मीडिया कर्मियों को इस तरह के शब्द कहने चाहिए? अब आप बताइए। और जब कोई मीडिया का सवाल पूछ देता है, उससे उसकी जाति पूछ लेते हैं। मनीष भाई, इसमें ये जो कई छोटे कैमरे, बड़ा कैमरा, इसका अर्थ आप क्या निकाल रहे हैं? थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे। मैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं समझा भाई, क्योंकि बड़े कैमरे होते हैं, छोटे कैमरे वालों के सामने यहाँ पर बात हो जाए चैनल की, यहाँ पर बात हो जाए, हम बताएं, एक चैनल की हो जाए, एक हो जाए पोर्टल की, ठीक है? पत्रकारिता सब कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है? कोई छोटी कर रहा है, किसी के पास संसाधन कम है तो पोर्टल से काम चला ले रहा है, किसी के पास, ठीक है, और जैसे किसी के पास संसाधन कम है तो वो जैसे बड़े चैनल से, रीजनल चैनल से वो ले आते हैं। तो क्या आज की डेट में मीडिया को भी बांट देना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, और अगर ऐसा है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो वही मैं आपसे कह रहा था। ठीक है, अमित पांडे जी, सवाल ये है सर कि अब आप लोग का अगला जो कदम है क्या है? देखिए, कोर्ट का तो फैसला आ गया है, 30 दिन का भी समय दिया गया है। आप लोग उच्च न्यायालय जाएंगे, क्योंकि अब कोर्ट को तो आप लोग मानने को तैयार नहीं है। कई लोग कहें कि कोर्ट का ये, कोर्ट का वो। अब उच्च न्यायालय जाएंगे, अगर उनका फैसला भी आ जाता है तो क्या आप लोग उसको सर आंखों पर रखेंगे उस फैसले को? मुझे लगता है कि अभी उच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है। ये लोअर कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है। इसके बाद जिला जज की एक रास्ता है, जिला जज में अपनी बात को रखने का। उसके बाद हाई कोर्ट में रास्ता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रास्ता है। तो अभी रास्ते हैं, जो न्याय की पद्धति है, जो संविधान द्वारा मिली हुई शक्तियां हैं यहाँ के आम नागरिक को, उस व्यवस्था के अनुसार अभी हमारे सामने कई रास्ते हैं। हम लोग उस पर, हमारे अधिवक्ताओं की टीम बात भी कर रही है, और आगे क्या निर्णय लेना है ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। एक बात, और इन्होंने अभी एक बात कही कि मैं अपनी बात पर ही रहता हूँ, अभी उनकी बात पर जाना नहीं चाहता मैं। और दूसरी बात आपने कही कि अब आगे आप लोग क्या करेंगे। तो इनके एक एक जुल्म के खिलाफ हम लोग सड़क पर लड़ते आ रहे हैं, और सड़क पर लड़ने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस मुद्दे को लेकर, जेपीसी के मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे से मतलब हमारा राहुल जी की सदस्यता को रद्द करने का मुद्दा नहीं है। जेपीसी के मुद्दे पर, अडानी के और नरेंद्र मोदी जी के संबंधों को लेकर कि इनके क्या संबंध हैं, उनको किन नियमों के अनुसार ऋण मिला, इस विषय को लेकर, एमएसपी हमारे किसान को नहीं मिल रही है, उसके मूल्य नहीं मिल रहे हैं, उनकी खरीद नहीं हो रही फसलों की, इस मुद्दे को लेकर, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस मुद्दे को लेकर, हमारे यहाँ जो सब्सिडी खत्म की जा रही है, इस मुद्दे को लेकर, जो महंगाई बढ़ रही है, इस मुद्दे को लेकर, इन जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर हम लोग सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इनके जुल्मों का, जो जुल्म कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इन लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग, और मैं फिर एक बार कहता हूँ, इस देश की जनता बनाम नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में होने जा रहा। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनकी जो पद्धति है, ये अटल और आडवाणी के जमाने की पार्टी नहीं है। ठीक है, ये अच्छा, लोग अनिल पांडे जी, 2 सवाल है। अनिल पांडे जी, 2 सवाल है, संक्षिप्त में दीजिएगा। 2 सवाल है। देखिए, एक तो सवाल ये है, आपने कहा कि इस बार जो है विपक्ष और नरेंद्र मोदी, जनता और नरेंद्र मोदी के बीच में वो होगा,
चुनाव होगा। सबसे बड़ी बात यह विपक्ष का चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का। दूसरा सवाल ये है सर, अनिल भाई आपको भी मालूम है इतने दिनों से आप सिर्फ राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं। आप लोग को मालूम है, आप लोग सब कुछ भूल गए हैं, सिर्फ एक नेता को डिफेंड कर रहा है पूरा कांग्रेस लगा हुआ है, उनके बयानों को लेकर, उनकी सदस्यता को लेकर, उनके जब से उन्होंने पदयात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने जिस तरह से बयान देने शुरू किए उसके बाद से आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिफेंड करते आ रहे हैं राहुल गांधी को। सर आप लोग को मालूम है कि कांग्रेस, आप लोग तो अच्छे नेता भी है, वकील भी है सर, मैं सब चीज से हट के बात कर रहा हूं। आज आप लोग को मालूम है कांग्रेस क्यों गर्त में जा रही है, क्योंकि एक नेता को बचाने के लिए आज पूरा कांग्रेस पार्टी जो है सड़क पर है और कांग्रेस अपने अंदर कोई काम नहीं कर पा रही है। कई ऐसी जगह है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसी कई जगह है जहां पर कांग्रेस टूट चुकी है, खत्म है, वहां पर कांग्रेस अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक नेता के चक्कर में कांग्रेस बेचारी लगी हुई है। आप काम कर रहे हैं लेकिन फिर कल राहुल गांधी का बयान आ जाता है, आपको क्या करना है? आप लोग तो बेचारे महंगाई को लेकर उतर रहे हैं सड़कों पर, कल राहुल गांधी कोई बयान दे देंगे, फिर उसको लेकर आप सड़कों पर रहेंगे और पूरा महीना उसी में चलेगा। फिर राहुल गांधी कोई बयान दे देंगे, फिर पूरा महीना चलेगा। ऐसे 5 साल तो सर आप लोग क्या ऐसे बीत रहे हैं? देखिए अश्विनी भाई, इन सबसे भी तो निकलना पड़ेगा ना आप लोगों को। इस देश में जो आपने कहा कि विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, मैं उस प्रश्न का उत्तर दे दूं आपको। इस देश में चुनाव जो लोकसभा का होता है तो प्रत्येक सीट पर प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, न प्रधानमंत्री के लिए पर्टिकुलर हम लोग वोटिंग करते हैं। ये तो संविधान में लगा, आप सब हम सब जानते हैं। लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां ऐसी बना दी गई हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस तरीके की व्यवस्था को बना दिया गया कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, हर लोकसभा से एक सांसद को चुना जाना है। जो प्रक्रिया है, सांसद बैठ के तय करते हैं कि हमारा नेता कौन होगा जिसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो वो एक लंबी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया जब चुनाव हो जाएगा तो उस चुनाव के बाद की प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। एक बात। दूसरी बात आपने अभी कही कि आप लोग एक नेता को डिफेंड कर रहे हैं। हमें गर्व है कि मैं राहुल गांधी को डिफेंड करता हूँ। मैं राहुल गांधी को इसलिए डिफेंड कर रहा हूँ क्योंकि एक नेता है इस देश में जो सत्य बोल रहा है। उन्होंने कल कोर्ट में भी कहा, मतलब आपके पार्टी के सभी असत्य हैं, आपके पार्टी में सब झूठ बोल रहे हैं, वही एक नेता सत्य बोल रहा है। मेरी धैर्य के साथ पूरी बात हुई। उन्होंने कल कोर्ट में भी कहा कि मैं सत्य के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। अरे सर, वो तो ऐसी बातें कहते रहते हैं, वो तो लोकतंत्र कोई बता देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी बातें हैं मैं यही कह रहा हूँ, और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं तो वो वेद वाक्य है। अमित भाई मैं ये कह रहा हूँ, नहीं चलता है अमित भैया, हम ये कह रहे हैं भाई साहब कि ये बताइए अमित भाई कि ये जो राहुल गांधी हैं बस वही सत्य बोल रहे हैं और कांग्रेस के अंदर सब झूठ बोल रहे हैं। हम क्योंकि कांग्रेस को ले रहे हैं, चलिए बीजेपी तो आप बताते हैं असत्य पार्टी है, सपा असत्य है, कांग्रेस में ही सिर्फ राहुल गांधी ही सत्य बोल रहे हैं। पूरे दुनिया में एक सत्य आदमी कौन? राहुल गांधी। अभी माना तो इन्होंने, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि राहुल नीरव मोदी और ये जो दूसरा वाला वो मोदी कौन था जो भाग गया पैसे लेके, ललित मोदी, उन्होंने माना कि हाँ दोनों भगोड़े हैं। तो अब इनसे पूछिए कि नीरव, अभी राहुल चौकसी का रेड कार्नर नोटिस इन्होंने क्यों कैंसिल किया? जवाब है इनके पास, इनके नेताओं के पास। बताइए, यही प्रश्न तो राहुल गांधी जी पूछ रहे हो, वही मैं पूछ रहा हूँ। अब बताइए ये सत्य है कि असत्य है? मैं सत्य कह रहा हूँ कि नीरव मोदी भगोड़ा है, ललित मोदी भगोड़ा, इन्होंने माना कि हाँ वो भगोड़े हैं। तो यही बात तो राहुल जी कह रहे हैं, तो वो सत्य है। डोकलाम के विषय में चीख के हम लोग कह रहे हैं इनके यहाँ रक्षा मंत्री के, विदेश मंत्री के भिन्न बयान हेलाड के मामले में अभी वो चल ही रहे हैं। और तो एक बार उन्होंने, एक मिनट सुन लीजिए, राफेल के मामले में माफी मांग चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने कि महात्मा गांधी की जो हत्या है वो आरएसएस के द्वारा कराई गई थी, उसके लिए भी माफी वो मांग चुके हैं। सर अब आप सोच सकते हैं, बिना तथ्यों के आधार पर बोलना भी तो नहीं चाहिए ना। अरे अब इनके यहाँ तो मनोज सिन्हा जो राज्यपाल है, उपराज्यपाल, वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। वो तो इनके नेता तो ये कह रहे हैं, तो ये कौन सा सत्य है? वो तो संवैधानिक पद पर है, राज्यपाल उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। बताइए, कल उन्होंने कहा मीडिया में खूब, आप लोग तो नहीं चला रहे सोशल मीडिया में, तो चल रहा है, कर दीजिए ना, उनको कर दीजिए, मुकदमा कीजिए ना। राज्यपाल हटते हैं क्योंकि राज्यपाल है, संवैधानिक पद पे, उन पे तो हो नहीं पाएगा, हटते ही उन पर कर दीजिए। मुकदमा कैसे होगा? भाई मैं कह रहा हूँ, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, अभी तो मुकदमा हो नहीं पाएगा, हटते ही मुकदमा कीजिए उन पे। इनके यहाँ तो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, मैं फिर कह देता हूँ, अल्पज्ञानी जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो लोग इस तरीके की बातें फैला रहे हैं और व्हाट्सएप। अश्विनी भाई जवाब दे दीजिए, गंदगी, अश्विनी भाई जवाब दीजिए जी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस को छोड़ने वालों में गुलाम नबी आजाद जी थे, जितिन प्रसाद जी थे, बाकी काफी बड़े लोगों ने, जो G23 बनी थी उसके नेताओं ने छोड़ा। सबने छोड़ने के बाद जानते हैं क्या कहा था? राहुल गांधी
क्या है उनके बारे में विशेषण लगाकर बताया गया था। उनकी मानसिक स्थिति के बारे में, उनके राजनीतिक स्थिति के बारे में, उनके सोच के बारे में सबने बयान दिया था। और आप मनीष जी देख लीजिएगा, सबसे ताजा अभी गुलाम नबी जी गए हैं, वो कहते हैं कि उनकी सोच ही ठीक नहीं है, उनकी पार्टी जो है वो चलाने के लायक उनके पास बुद्धि नहीं है। बहुत सी चीजें कहा उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे कांग्रेस के नेताओं ने। ठीक है, नाली तो अब कौन अल्प ज्ञानी है, कौन अल्प बुद्धि है, ये सोचने वाली बात है। बादल में रडार कवर नहीं होता, ये सोच ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? आवाज आ रही है क्या मनीष जी मेरी? हाँ बोलिए अश्विनी भाई, आ रही है। नाली से गैस निकलती है, अश्विनी भाई आपकी आवाज आ रही है। नाली से गैस निकलती है, गैस से चाय बनती है, ये सोच ठीक है। अश्विनी भाई की आवाज देखी जाए, अश्विनी भाई की आवाज नहीं, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक है, आपकी आ रही है, आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। अमित पांडे जी, अश्विनी भाई की आवाज दिखाई बना रहे हैं, संत कबीरदास गोरखनाथ जी और इनको सबको एक साथ बिठा रहे हैं। शताब्दियों का अंतर है जिनके जन्म में, इनकी सोच ठीक है। और इनके विषय में क्या कहा जाए, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। क्योंकि अब क्षमा करिएगा भाई साहब, आपको पत्रकारिता करनी है और इनको तो करना ही है जो ये कर रहे हैं। तो सर आप लोग को भी तो राजनीति करनी है ना। तो हम लोग तो कर तो रहे हैं, हम तो हम लोग पत्रकारिता कर ही रहे हैं ना महाराज। नाली के महाराज बताइए, नाली के गैस से चाय बनती है क्या? अश्विनी जी जवाब दीजिए, आप बताइए, ये प्रश्न पूछ लीजिए। आप बोलिए सर, नाली की गैस से चाय बनेगी क्या? पूछिए आप इनसे। अच्छा, अब इसका देखिए, अब यही हम लोग अल्पज्ञानी है नाली की गैस से चाय मनीष बनेगी जी। क्या? अमित भाई ज्यादा नहीं, नाली की गैस से प्रत्यक्ष चाय बनेगी, पूछिए इनसे। अरे सुन लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। सुन लीजिए अमित भाई, सुन अरे भाई सुनिएगा तब तो बताएंगे। अमित भाई सुन लीजिए ना, मैं पूरी बात। अरे सुनिए तो, नाली की गैस से चाय बनेगी। ठीक है अमित भाई सुन लीजिए। अरे सुन, नाली की गैस अब आप खाली बोलते रहेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सवाल उठाया है, जवाब तो दे लीजिए। नाली की गैस पहले नाली की गैस से चाय बनवाइए। अच्छा ठीक है, अभी अमित भाई रुकिए ना एक मिनट, सवाल इतने सवाल पूछा, जवाब भी ले लीजिए। ठीक है, नाली की गैस से चाय, मेरा प्रश्न है, इस पर उत्तर ले लीजिए। ठीक है अश्विनी भाई जवाब दीजिए। नाली की अरे गैस भाई से चाय मनीष जी बनेगी बोलिए, क्यों आज बौखला, इन लोगों की मानसिक स्थिति समझिए, आज बौखलाए रहेंगे। थोड़ा सा हम लोगों को धैर्य बनाने की जरूरत है। नाली की गैस से चाय देखिए, पी रहे हैं, वही मानसिक स्थिति। गाजियाबाद में साहिबाबाद एक जगह है, वही मना स्थिति है आपकी। अरे भाई सुनेंगे तो, हम जवाब दे रहे हैं तो सुनेंगे नहीं। अमित भाई सुन तो लीजिए, बड़े ज्ञानी बन रहे हैं। अमित भाई सुन तो लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। अमित भाई जवाब दे रहे हैं, अश्विनी जी सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। जहां भी रहते हैं अमित जी, मैं नहीं जानता कहां रहते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली कहीं रहते होंगे। गाजियाबाद में साहिबाबाद एक जगह है, मनीष जी मैं आपको भेज दूंगा, वहां चले जाएं। वहां पर एक व्यक्ति चाय भी बनाता है, पकौड़े भी बनाता है और सब सामान बनाता है, वो भी नाली के गैस से। स्पष्ट मैं बता रहा हूं और आपके चैनल पर बोल रहा हूं, गाजियाबाद में साहिबाबाद, मैं पूरा वीडियो भेज दूंगा आपके पास। ये लोग कहाँ हैं? ये लोग नहीं, ये लोगों को गौमूत्र में भी दिक्कत होती है, गाय के गोबर में भी दिक्कत होती है, जो कि हमारे माता पिता दादा दादी अपने घरों को लीपते थे गाय के उससे, उसको शुद्ध करते थे। गोबर गैस से काम होता ही है। तो इन लोगों को देखिए, ये लोगों को क्या करना है, अपनी चीजों को दबाने के लिए। देखिए कितना, मैं इस पर बोलिए लगातार बोल रहे हैं, मैं तार्किक रूप से जवाब दे रहा हूं। जाकर देखे साहिबाबाद में कहां बनती है, खोजने का काम उनका, मैं आपको मनीष जी भेजवा दूंगा। दूसरी बात, मैं जो बात कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं कहा, सारे कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी जी को जो कहना था कहा। अभी भी आज अगर जो भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिले जिले और वहां पर, तो ये किसके खिलाफ कर रहे हैं? न्यायालय के फैसले के खिलाफ करना लोकतंत्र का अपमान है या लोकतंत्र का सम्मान है? संविधान का अपमान है या सम्मान है? ये लोग क्या कर रहे हैं और आज बौखलाहट में क्या क्या बोले जा रहे हैं, ये सुन लीजिए आप। जी मनीष जी। ठीक है अमित पांडे जी, उन्होंने जवाब दिया एक चीज, लेकिन उन्होंने सवाल भी कहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं? 1100 का सिलेंडर, 1200 का इसके खिलाफ प्रदर्शन है। 2 करोड़ रोजगार नहीं, इसके खिलाफ प्रदर्शन है। 200 का तेल बिक रहा है, इसके खिलाफ प्रदर्शन है। लेकिन ऐसा बैनर लेकर कोई दिख नहीं रहा है ना अमित भाई, ऐसा बैनर लेकर कोई ना दिख रहा है। वो तो राहुल गांधी का बैनर लिए दिख रहे हैं ना। इनसे वो वाली इनको दूरबीन लगवाइए, जो अमित शाह ने कहा था कि अपराध दूरबीन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, वो दूरबीन दिलवाइए इनको। हम लोग महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है दूरबीन से देखिए। ठीक है, आमिर खान जी जवाब दीजिए।
जी आमिर खान। बड़े भाई थोड़ा सा मैं टेक्निकल मुद्दे पे बात कर लेता हूँ, थोड़ा कम समझदार हूँ। जैसा अभी मेरे बड़े भाई ने कहा कि गाजियाबाद में नाली की उसमें चाय बनी है, नाली की और उसमें चाय चल रही थी, तो मैं इसमें पीने का इच्छुक नहीं हूँ। एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, नाली की बात आई, नाली की गैस की बात आई, तो तुरंत मेरे बड़े भाई ने कह दिया कि ये लोग गौमूत्र और गाय के गोबर से भी ये करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गौमूत्र और गाय के गोबर को शुद्ध मान रहे हैं या नाली की तरह गंदा मान रहे हैं? बस मुझे इस बात का जवाब बता दीजिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए। नहीं वो तो कह रहे पहले तो ये अपमान कर लें या सम्मान कर लें, ये क्या कहना चाहते हैं? ये मेरे भाई ने कहा ना कि वहां पे बन रही है और ये नाली ना इसका विरोध कर रहे हैं, तो पहले ये चीज बताइए ना, ये कंपेयर क्या कर रहा है इन्होंने? गौमूत्र को नाली से कंपेयर कर रहे हैं। आमिर भाई उन्होंने गैस की बात की है, उस बात को समझिए। गैस की बात की, उन्होंने गैस की बात की, उन्होंने गोबर की बात की। सम्मान नहीं करते, पहले लीपा जाता था, ये करा जाता था। तो इसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ, नाली और गौमूत्र और ठीक है, अश्वनी जी से जवाब ले लीजिए। ये कुतर्क कर रहे हैं और बाकी पूरा देश इनके सामने कुतर्क कर रहा है। केवल ये कुतर्क कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने गैस का जवाब गैस पर दिया। ये भारतीय मनीष भाई और संविधान गाय के गैस पर भी दिया कि गाय उसका गोबर गैस का प्लांट लगता है। हम लोगों के घरों में पवित्रता से लिपा जाता था, गोबर गैस भी होता है। मैंने सवाल की बात बड़े भाई मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ, आपने नाली की बात पर गौमूत्र और गोबर की बात करी, क्या गाय का गोबर और गाय का मूत्र नाली के समान गंदा है? मिलाने का कौन सा चीज है? जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो गाय का गोबर और ऊपर लेकर आ रहे हैं। ये आमिर जी, गाय का गोबर और गौमूत्र शुद्ध था, है और रहेगा। और जहां तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की, कांग्रेस के हमारे मित्र ने उनका जवाब दिया कि फैसलाबाद में जाइए, बनाता है, चाय पिलाएगा आपको। तो आप लोगों को तो नहीं सुन रहे। मैंने कहा बात नाली की हो रही थी, मैं हिंदुस्तानी हूँ, देख रहा हिंदुस्तानी भाइयों की भावना का सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ मजाक बना रहा है कि वो मजाक के पात्र हैं, तो नाली को सम्मान नहीं हो सकती ना। इस बात को मुझे लगता है कि ये आपने गलत कही है, ये बात गलत है। मैं भी इस डिबेट में हूँ। ठीक है, हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, हाँ, ये गोबर और गौमूत्र की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं निवासी हूँ कानपुर का। कानपुर में गौशालाओं में गाय मरी पड़ी है, कहिए तो मैं तुरंत वीडियो सेंड करूँ आपको। गौशालाओं में गायों को ये लोग हमारे और आपके घर में लोग नहीं मरते हैं क्या? और इनके सांसद हैं, इनके विधायक हैं, इनके मेयर हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके पार्षद हैं, इनके प्रधानमंत्री हैं। और गाय की दुर्दशा है इस देश में। गाय को माता प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। गोवा में इनके मुख्यमंत्री गाय के बीफ को कहते हैं ये खाना जायज, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। इनका दोहरा चरित्र है, इनका जो चरित्र है वो दोहरा चरित्र है। ये अपने हिसाब से कहाँ किस पर कैसे वोट मिलेगा उस पर चर्चा करते हैं। मनीष जी, मैंने गैस पर जवाब दे दिया तो अब ये गाय और गोमूत्र पर ले आए। अरे भाई, और राहुल जी को समझाइए, जो उन्होंने कुकृत्य किया है उसकी सजा मिली है, उस पर बात करिए। लेकिन अमित पांडे जी, अब देखिए बीजेपी का एक नया स्टैंड है। बीजेपी अब इस पूरे मामले को ओबीसी से जोड़कर देख रही है और उसको देख भी रही है, उसी को लेकर वो 2024 के चुनाव में जाएगी भी, क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा ने हम चौकसी को देखेंगे। नहीं तो जेपी नड्डा ने जिस तरह से ट्वीट किया है कि ओबीसी समाज के लोगों का अपमान किया गया है, तो फिर आप कैसे आप ये ओबीसी समाज की बात करते हैं राहुल गांधी, लेकिन अब यहाँ पर हो गया ना ओबीसी समाज की बात हो जाएगी, तो फिर कैसे करेंगे? कितना सम्मान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव घोषित कर दिए, बिना ओबीसी के आरक्षण को घोषित किए इन्होंने। आप बताइए कितना सम्मान कर रहे हैं। ओबीसी का वोट लेना चाह रहे हैं, ओबीसी को उसकी हिस्सेदारी नहीं देना चाह रहे हैं। इनके अंदर ये चीजें, मैं फिर कह रहा हूँ, दोहरा चरित्र है। निकाय चुनाव जब घोषित किया तो इन्होंने ओबीसी के आरक्षण को क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट उसमें गया कौन? जब ओबीसी समाज के लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, तब उस बात पर नहीं तो ये तो चुनाव नहीं, योगी जी ने, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि बिना आरक्षण के हम नहीं कराएंगे। ये भी तो सुनिए, उन्होंने बात कही थी। तो हमको बताइए आरक्षण क्यों घोषित कर दिया? ठीक है, उन्होंने कहा था कि बिना आरक्षण के अगर नहीं होगा तो हम पारित करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं बनती है तो। मेरी बात तो सुन लीजिए, ठीक है अमित पांडे जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।